उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के वक्त या आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले उत्तराखंड सरकार ने जो काम किए वो अब सबके सामने आने लगे हैं। विपक्ष के निशाने पर ये तमाम काम होने लगे हैं। सरकार ने आचार संहिता लगने से मात्र कुछ घंटे पहले कई ऐसी नियुक्तियां की, कई ऐसे ट्रांसफर किए और पॉलिसीज में कई ऐसे परिवर्तन किए जिससे सरकार के इरादे कहीं ना कहीं दिखाई देने लगे हैं। सरकार ने कई ऐसे लोगों को भी नियुक्त कर दिया जो खनन के काले कारोबार में फंसे हुए नजर आ रहे थे। सरकार ने कुछ ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिससे उत्तराखंड में शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं, उत्तराखंड में शराब के कारोबारियों की भी बल्ले बल्ले हो सकती है। आखिर सरकार ने यह सब क्यों किया, ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन इन सब कामों को करने के पीछे जो सरकार की मंशा थी उसमें वो कामयाब हो भी गए हैं। लेकिन क्या सरकार को इस बात का अंदाजा था कि जो काम वो कर रहे हैं वो विपक्ष की नजरों से छूट जाएंगे या मीडिया उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा? तमाम जो काम सरकार ने किए हैं वो मीडिया के सामने हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब जवाब सरकार या कार्यवाहक सरकार को तो देना ही होगा, साथ में चुनाव आयोग भी विपक्ष के निशाने पर आ सकता है। विपक्ष चुनाव आयोग के सामने अपने मुद्दे लेकर पहुंचने की तैयारी में है और अगर चुनाव आयोग विपक्ष के मुद्दों को दरकिनार करता है, नजरअंदाज करता है, तो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट की शरण में भी जाने की तैयारी में है। कई मामले ऐसे हैं जिनको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट को आप आखिर तक देखिए, आपको तमाम वो जानकारियां मिलेंगी जो कुछ सरकार ने पिछले कुछ घंटों में की हैं। खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप तमाम दर्शकों से आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में आचार संहिता लगे अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन सरकार बल्लेबाजी कर रही है बिल्कुल फ्रंट फुट पे। आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले और जिस समय आचार संहिता की घोषणा हो रही थी उस दौरान सरकार कुछ ऐसे कामों में बिजी थी जो पिछले 5 वर्ष में सरकार नहीं कर पाई थी। उत्तराखंड सरकार का एक महत्वपूर्ण महकमा है आबकारी विभाग। वो विभाग हमेशा से विवादों में रहता है। विवाद कई बार कीमतों को लेकर आम जनता करती है, लेकिन कई बार बड़े बड़े खेल इस विभाग में होते हैं। आबकारी विभाग में 1 महीने के अंदर अगर 3 सचिव और 3 आयुक्त बदल दिए जाएं तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर इस विभाग में ऐसा क्या हो रहा है। इस विभाग की परतें खोलने की लगातार कोशिशें जारी रही और अब परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। आबकारी विभाग में थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो सचिन कुरबे साहब सचिव थे, तेज तर्रार आईएएस अफसर थे। सबसे पहले उनको किनारे कर दिया गया। आबकारी विभाग के सचिव की जो पद उनके पास था वो उनसे छीन लिया गया। उसके बाद शैलेश बगोली को यह विभाग इस उम्मीद के साथ दिया गया कि शैलेश बगोली शायद सरकार की हां में हां मिला देंगे, लेकिन बगोली साहब ने भी अपनी कलम नहीं चलाई। उसके बाद सरकार के चहेते आईएएस अफसर हरीशचंद्र सेमवाल को आबकारी विभाग का सचिव बना दिया गया और सरकार ने वो तमाम फैसले लेने शुरू कर दिए जो वो लंबे समय से लेना चाहती थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उन फैसलों के आगे खड़ी रही। सचिव साहब के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहा था वो आयुक्त कार्यालय में भी हो रहा था और सबसे पहले जो रणवीर सिंह चौहान थे उन्होंने ये पद छोड़ दिया। वजह कुछ और बताई गई, लेकिन वजह कुछ और थी, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। रणबीर सिंह चौहान के पद छोड़ने के बाद आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी नितिन सिंह भदौरिया संभाल रहे थे, लेकिन भदौरिया साहब के पास यह विभाग 1 महीने तक भी नहीं रहा और अब यह विभाग वापस सरकार के चहेते आईएएस अफसर हरीशचंद्र सेमवाल के पास चला गया है। वही हरीशचंद्र सेमवाल जो इस विभाग के सचिव भी हैं। यानी अब आयुक्त महोदय अपने सचिव को अगर कोई चिट्ठी लिखेंगे तो आयुक्त अपने आप को ही संबोधित कर रहे होंगे और आयुक्त अपने ही मांग पर समर्थन कर रहे होंगे या उसको खारिज कर रहे होंगे। बहुत अजीब सा वाकया आबकारी आयुक्त विभाग में हुआ है। लेकिन यह हुआ क्यों, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने अधिकारियों को तैनात करने की सरकार की मंशा रहती है। उन अधिकारियों को सरकार ने
तैनाती दे दी। कहा जा रहा है कि इन तैनातियों में बड़ा खेल है, बड़ा इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ है। इस खेल में सीएम पुष्कर सिंह धामी के चहेते विधायक या कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी शामिल रहे हैं। बात सिर्फ अधिकारियों के फेरबदल की ही होती तो ज्यादा हंगामा नहीं होता। वास्तव में कुछ ऐसी शराब उत्तराखंड में बिक्री के लिए पहुंचाई जानी है जिस पर उत्तराखंड सरकार के अधिकारी या कहें आबकारी आयुक्त कार्यालय और सचिवालय में जो आबकारी विभाग देखते हैं वो सहमत नहीं थे। वास्तव में एक पॉलिसी शराब के लिए बनाई गई है कि दिल्ली में जिस कीमत पर शराब बिक रही होगी उससे ज्यादा कीमतें उत्तराखंड में शराब की नहीं हो सकती। वो पॉलिसी अस्तित्व में आ चुकी है। यानी अगर अब शराब की कंपनियां रेट बढ़ाएंगी तो सरकार को टैक्स कम करना पड़ेगा। सरकार अगर टैक्स कम करेगी तो सरकारी खजाने पर इसका असर पड़ेगा और कोई भी अधिकारी इस पर कलम चलाने को तैयार नहीं था। इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया और एक नए ब्रांड की शराब को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी की गई। इस नए ब्रांड की शराब में वास्तव में नया कुछ नहीं था, सिर्फ मामूली सा कुछ अंतर दिखाया गया। जब अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई तो तमाम सचिव और तमाम आयुक्त बदले गए। इस पूरी कहानी की जानकारी सचिवालय में आबकारी विभाग को देख रहे एक एक शख्स के पास थी। राजनीति को करीब से देखने वाले कई लोगों को इसकी जानकारी थी, लेकिन मामले में सभी लोग चुप्पी साधे रहे। हंगामा तब ज्यादा बढ़ने लगा जब आईएएस अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को 1 महीने में ही चलता कर दिया गया। उसके बाद इस पर तीखी टिप्पणी की उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हरीश रावत ने। सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर भी आई, लेकिन सरकार अपने इरादे पूरी तरीके से जाहिर कर चुकी थी, इसलिए उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। आबकारी विभाग का यह पूरा का पूरा मामला अब सबके संज्ञान में है। हरीश रावत इस पर चुटकी ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर वो चुनाव आयोग के सामने पहुंच रहे हैं और चुनाव आयोग अगर इसका संज्ञान नहीं लेगा तो कोर्ट की शरण में भी विपक्ष जा सकता है। आबकारी विभाग के अलावा बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग के कई पदों पर सरकार ने आनन फानन में नियुक्तियां दे दी। कई ऐसे राजनेताओं को नियुक्तियां दी गई हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे और अब वो टिकट ना मांगे, इसके लिए ये सेटिंग गेटिंग का खेल किया गया है। खैर, ये एक राजनीतिक सोच हो सकती है, एक रणनीति हो सकती है चुनाव के संदर्भ में, लेकिन जब आचार संहिता लग रही हो उस समय संवैधानिक पदों पर तैनाती कितना जायज है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे पहले सूचना आयोग के 3 बड़े पदों पर भी सरकार ने तैनाती कर दी थी। हरीश रावत ने उस पर भी चुटकी ली थी, उस पर भी सरकार पर खुले आरोप लगाए थे। हालांकि सरकार से किसी भी आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लेकिन इन सबके अलावा भी सरकार ने कई विभागों में गोपनीय तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जारी रखा। उन तमाम विभागों में भी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई जहां पर पिछले 5 वर्षों से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही थी। कहा जा रहा है इन ट्रांसफर पोस्टिंग में भी बड़ा खेल हुआ है और खुल्लम खुल्ला आरोप इन ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगने लगा है। ना सिर्फ स्कूली शिक्षा विभाग बल्कि उच्च शिक्षा विभाग में भी ऐसे ट्रांसफरों पर लगातार उंगलियां उठी हैं। बात उत्तराखंड की राजनीति की हो और उसमें खनन विभाग शामिल ना हो, यह संभव नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ थे नंदन सिंह बिष्ट। नंदन सिंह बिष्ट ने एक ऐसी चिट्ठी पिछले महीने लिखी थी जिससे सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। नंदन सिंह बिष्ट एक ऐसे ट्रक को छुड़वाने की पैरवी कर रहे थे जो अवैध खनन में लिप्त था। मामला बागेश्वर जिले का था। बागेश्वर में एक ट्रक पकड़ा गया। ट्रक अवैध खनन के मामले में सीज कर दिया गया। इसमें न सिर्फ खनन विभाग बल्कि पुलिस विभाग और आरटीओ उनकी भी संयुक्त जिम्मेदारी थी। अब इस ट्रक को छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का दबाव पड़ने लगा क्योंकि मुख्यमंत्री या उनके किसी करीबी का यह सहयोगी था जिनका यह ट्रक था। चूंकि मामला सरकारी कागजों में दर्ज हो चुका था, इसलिए इस ट्रक को छोड़ पाना संभव नहीं था, न पुलिस के लिए, न खनन विभाग के लिए और न आरटीओ विभाग के लिए।
इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने काफी जोर देकर एसएसपी या एसपी बागेश्वर को कड़ी चिट्ठी लिखी और इस ट्रक को छुड़वाने की कड़ी पैरवी की गई। चिट्ठी हालांकि नंदन सिंह बिष्ट ने लिखी थी। जो मौखिक आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे, उन मौखिक आदेशों को चिट्ठी पर हूबहू उतार दिया गया था। इसके बाद सरकार की खूब किरकिरी हुई। नंदन सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय से विदा कर दिया गया। लेकिन सरकार ने जाते जाते यानी आचार संहिता लगते लगते वापस नंदन सिंह बिष्ट को अपने पीआरओ के पद पर तैनात कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने पीआरओ के पद पर तैनात कर दिया। सवाल फिर खड़े हुए, आखिर खनन के खेल में शामिल एक ऐसे पीआरओ को क्यों शामिल कर लिया गया जो कुछ दिन पहले हटाया गया था। खैर, सवाल बहुत हैं, जवाब अब इस कार्यवाहक सरकार को देना है कि वो किस तरीके से अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब देती है। अगर सरकार अपने ऊपर लगे आरोपों पर स्पष्ट सफाई दे, जनता की समझ में वो आ जाए तो बात कुछ और होगी। लेकिन अभी तक जो मामला समझ में आ रहा है उसमें जो सरकार की सफाई है वो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही है। तो ये देखना होगा आने वाले दिनों में ऐसे कौन कौन से फैसले जनता की या मीडिया की नजरों में आते हैं जिन पर सरकार ने जाते जाते खेल कर दिया है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। लेकिन आपसे मेरा आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगली रिपोर्ट में एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।